तो शुरुआत करते हैं नए व्लॉग का। आज का व्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, स्पेशली रिलेटेड टू जिम एंड फिटनेस। तो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था अगस्त 5 को, एंड उस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया था उसके एक महीने पहले, जो कि जुलाई 5 के आसपास था। तो मैं लेट वीडियोस अपलोड कर रहा था, इसलिए मैंने उस अगस्त 5 को अपलोड किया। वो अपलोड करने के बाद आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ जो कि 76th व्लॉग है, एंड लास्ट वीडियो जो था वो 75th व्लॉग था। तो बेसिकली वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, नो जिम फॉर 2 years, एंड उसके पीछे जो भी रीज़न है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन अगर ये चीज़ जो मुझे हुई है, अगर नॉर्मल पर्सन लाइक जो फिटनेस में नहीं है या फिर जो इंटेंस स्पोर्ट्स नहीं खेलते या फिर इंटेंस एक्टिविटी नहीं करते, उनके लिए नॉर्मल बात थी। लेकिन जो जिम गोअर्स हैं, जिम लवर्स हैं, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये चीज़ डाइजेस्ट करना। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। तो पिछले 3 महीने में मैं सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा हूँ जिम में, क्योंकि उसके पहले बोर्ड्स आने, उसके पहले मैं हॉस्टल के जिम में थोड़ा बहुत करता था एंड ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलता था। तो पिछले 3 महीने में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड मसल मास मैंने पुट ऑन किया है एंड स्ट्रेंथ गेन किया है। स्ट्रेंथ की बात करें तो 180 kgs का डेडलिफ्ट मैंने किया है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट था जिम में एंड बहुत ही अच्छा खासा मसल मास पुट ऑन कर लिया, क्योंकि मेरा डाइट भी बहुत ही हाई प्रोटीन था एंड मैं उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करता था। ये सब मैंने पिछले 3 महीने में किया है। अब बात करते हैं कि क्यों जिम 1-2 साल के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो ये सब स्टार्ट हुआ मुझे 9th और 10th में, जो भी जॉइंट पेन वगैरह है। तो 9th और 10th में मैं फुटबॉल खेलता था एंड फुटबॉल खेलते वक्त मुझे लेफ़्ट नी में एंड लेफ़्ट एंकल में सबसे पहले ये चीज़ स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरे जो कोच थे वो अच्छे से वार्म अप वगैरह सब कराते थे। ऐसा कभी मुझे कोई प्रॉपर इंजरी नहीं हुआ है फुटबॉल खेलते वक्त, लेकिन स्टिल लेफ़्ट नी के जॉइंट में और एंकल जॉइंट में हमेशा पेन रहता था। एंड फिर उसके बाद मैं बैडमिंटन भी खेलता था। बैडमिंटन खेलते वक्त राइट और लेफ़्ट शोल्डर में बहुत ही गंदा पिंचिंग वाला सेंसेशन फील होता था एंड क्रैक साउंड भी आते थे। फिर 10th स्टैंडर्ड के बाद जब मैं 11th ग्रेड में गया, तो 11th ग्रेड में स्पोर्ट्स खेलना थोड़ा बंद हो गया, लेकिन मैं एक्टिव रहता था, को करिकुलम में पार्टिसिपेट करता था। लेकिन जब भी मैं फुटबॉल या बैडमिंटन खेलता था 11th ग्रेड में, तब मुझे वो पेन बहुत ही ज़्यादा फील होता था, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड तक बॉडी ग्रोथ थोड़ी धीरे धीरे होने लगती है। 9th और 10th में बहुत ही ज़्यादा था, तो इसलिए 11th स्टैंडर्ड में बॉडी ग्रोथ धीरे हो रही थी, तो इसलिए मुझे जॉइंट्स में पेन ज़्यादा फील हो रहा था। तो इसीलिए मैंने 11th स्टैंडर्ड में MRI कराया था अपने लेफ्ट शोल्डर का, देखने के लिए कि ये पेन क्यों है, क्योंकि बहुत ही गंदा वाला पेन था। जिनको होता है सिर्फ वही समझ सकते हैं इसे अच्छे तरीके से। मैं बस बता सकता हूँ, एक स्टैबिंग या फिर पिंचिंग पेन टाइप था शोल्डर में, एंड बहुत ही पॉप साउंड्स भी आते थे, क्रैक साउंड्स भी आते थे। राइट में उतना नहीं आता था, लेकिन पेन रहता था। लेफ्ट में मुझे डिसलोकेशन का सेंसेशन फील होता था, एंड फिर धीरे धीरे ये पेन रिस्ट में भी एंड शोल्डर, एंकल, लेफ्ट नी, ये सब पहले लेफ्ट साइड में स्टार्ट हुआ मेरे बॉडी के। तो फिर 11th में भी मैं स्पोर्ट्स खेलता था, अभी तक मैंने जिम टच नहीं किया था। 12th स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग में मैंने जिम जाना शुरू किया, लेकिन बहुत ही इरेगुलर था, इनकन्सिस्टेंट था, क्योंकि हॉस्टल में था ऑब्वियसली। तो लाइक हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही जाता था। नॉलेज था मुझे जिम का, लेकिन मैं परफॉर्म कुछ नहीं करता था। फिर मैं पूरे 12th स्टैंडर्ड उसी पेन के साथ था, क्योंकि स्पोर्ट्स और इंटेंस एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई थी 12th स्टैंडर्ड में, तो इतना यूज़ नहीं होता था जॉइंट्स का, लेकिन फिर भी पेन रहता था थोड़ा थोड़ा। फिर जब बोर्ड्स खत्म हुआ, 12th बोर्ड्स के बाद मैंने जिम जाना शुरू किया एकदम कंसिस्टेंटली। 1 महीने मुझे कोई पेन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ा एंड मैं थोड़ा हैवी लिफ्टिंग करने लग गया, सेकेंड मंथ ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट में मैं थोड़ा हैवी लिफ्टिंग चालू कर दिया था। तब भी फर्स्ट वीक में मुझे कोई पेन नहीं होता था, लेकिन सेकेंड वीक से थोड़े थोड़े जॉइंट्स वापस से जो पेन मुझे पहले होता था वैसे फील होने लग गए। पिंचिंग, स्टैबिंग वाला स्पेशली शोल्डर में ही स्टार्ट हुआ है। अब शोल्डर, एंकल, नी, हर जगह जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म करूँ, कंपाउंड मूवमेंट या आइसोलेशन में थोड़ा कम होता था। कंपाउंड मूवमेंट जैसे कि स्क्वाट, डेडलिफ्ट एंड बारबेल बेंट ओवर रो, इसमें मुझे बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे एंड अभी तक करता आ रहा था। तो इसीलिए जो मेरे व्लॉग्स पहले से देख रहे हैं, मैंने इस चैनल की शुरुआत ही की थी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने से, ताकि मैं थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर पाऊँ। तो ये सब कंसिस्टेंट होने से पहले जिम में, इससे पहले मैं फिजियोथेरेपी गया। फिजियोथेरेपी में मेरे व्लॉग्स पड़े हुए हैं स्टार्टिंग के, आप वो देख सकते हैं। उसमें मैंने छोटे छोटे मसल्स जैसे कि रेड डेल्ट्स, रिस्ट के लिए फोरआर्म के मसल्स, एंड फिर इन सबको स्ट्रेंथन किया फिजियोथेरेपी में। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भाई, तो उसकी वजह से मैं बेहतर परफॉर्म कर पा रहा था जिम में। एक एडवांटेज तो था श्योरली। लेकिन फिर आज डेट है 14 अगस्त एंड एग्जैक्टली 1 हफ्ते पहले जब मैंने सारा ये मेडिकल रिपोर्ट्स करवाना चालू किया, जो कि 7 अगस्त था, मुझे बहुत ही गंदा पेन हुआ। जब मैं जिम नहीं भी गया था, एट रेस्ट पोजीशन में था मैं, हर एक जॉइंट में बहुत ही गंदा वाला पिंचिंग एंड स्टैबिंग पेन हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा, जो मेरा नया वाला जिम है, मैंने उसे अभी तक यूट्यूब चैनल पे दिखाया नहीं, उसके जस्ट ऊपर एक फिजिकल थेरेपी सेंटर है जिसका नाम है एलिविएट, जो कि नॉन सर्जिकल, पेन फ्री
रिहैब्स में प्रोफेशनल्स हैं और उसी में बिलीव करते हैं। तो एलिवेट में जाके मुझे डायग्नोस किया डॉक्टर शुभा हेगड़े ने, एंड मैंने सब कुछ बता दिया पहले से जो भी था मुझे पेन वगैरह मैम को। उसके बाद रिपोर्ट में जो भी उन्होंने लिखा है मैं आपको दिखाता हूँ। तो हाँ, ये है 8 अगस्त का रिपोर्ट। आप देख सकते हैं कंप्लेंट्स में उन्होंने लिखा है कि पेन ओवर लेफ्ट शोल्डर जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, जो कि मैंने सब कुछ बता दिया था, एल्बो जॉइंट सिंस 1 ईयर एसोसिएटेड विथ फियर ऑफ डिसलोकेशन ऑफ लेफ्ट शोल्डर, जो कि मैंने उन्हें बताया कि मुझे ऐसा फील होता है कि लेफ्ट शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, जो कि हुआ नहीं है लेकिन ऐसा सेंसेशन या फीलिंग आता है। फिर पेन ओवर बोथ नीज इन द फ्रंट ऑफ नी, हिप का तब मुझे नहीं हो रहा था इसलिए मैंने बताया नहीं, लेकिन हिप में अभी चालू हो गया है। तो ये सब उन्होंने लिखा हुआ है, एंड उसके बाद जो भी उन्होंने लिखा है पढ़ सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। तो बस डर एक ही चीज़ का था उन डॉक्टर को कि कहीं पे ब्लड इन्फेक्शन ना हो या फिर आर्थराइटिस ही ना हो उसके सिम्टम्स, क्योंकि सारे दिखाई दे रहे थे, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है जो कि सिर्फ जॉइंट्स में होता है। तो जिन जिन चीज़ का डर था वो तो नहीं हुआ, जैसे कि ब्लड में इन्फेक्शन या फिर आर्थराइटिस के सिम्टम्स। तो इसलिए मैम ने बोला ब्लड रिपोर्ट्स चेक करने और एक रूमेटोलॉजिस्ट से मिलने। रूमेटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो सिर्फ जॉइंट के पेन को डायग्नोस करते हैं। तो ब्लड रिपोर्ट्स भी सब ठीक आए थे, जो कि मैंने अगले दिन कराया था। आप इधर देख सकते हैं जो भी ब्लड रिपोर्ट्स के लिए मैम ने बोला था कराने के लिए। 4 ब्लड रिपोर्ट थे, 4 टाइप के ब्लड रिपोर्ट थे, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड फिर ये ब्लड रिपोर्ट है, एंड ब्लड रिपोर्ट में कुछ भी ख़राब नहीं आया, सब कुछ ठीक है। तो इसलिए जो ब्लड इन्फेक्शन वाला डर था वो नहीं है, तो आप इधर पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड ब्लड रिपोर्ट सही होने के बाद मैम ने बोला कि एक रूमेटोलॉजिस्ट से मिल लें, क्योंकि मैंने ब्लड रिपोर्ट्स मैम को सेंड कर दिए थे। तो उन डॉक्टर ने बोला कि रूमेटोलॉजिस्ट से मिल लें, एंड रूमेटोलॉजिस्ट के पास मैं कल गया था। रूमेटोलॉजिस्ट को चेक कराने से पहले मुझे अपने लेफ़्ट शोल्डर का MRI लेके जाना था, या MRI रिपोर्ट लेके जाना था सर के पास, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। जो मैंने कहा मैंने 11th स्टैंड में लिया था, आप इधर देख सकते हैं 17 जून 2023। तो आप इधर पढ़ सकते हैं, सिर्फ माइल्ड जॉइंट एफ्यूजन इज नोटेड, लास्ट में स्मॉल टेयर विथ एंटीरियो इन्फीरियर लैब्रम। तो लैब्रम टेयर हुआ था मुझे छोटा सा। तो ये मैंने दिखाया था रूमेटोलॉजिस्ट को, जो कि सिर्फ जॉइंट देखते हैं। तो रूमेटोलॉजिस्ट ने ये लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हो तो पढ़ लो पॉज करके। एंड सबसे ज़्यादा बात हुई मेरी रूमेटोलॉजिस्ट से, इनका नाम है डॉक्टर सतीश। अब उन्होंने लिटरली मुझे सब कुछ बताया और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो भी टीनेज में है। बहुत लोग की बॉडी बॉयज़ में सारे टेंडेंस या लिगामेंट्स डेवलप हो जाते हैं बाय द एज ऑफ 17 या 18, फुल्ली डेवलप हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को 22 या 23 ईयर्स तक भी रुकना पड़ जाता है। तो सबकी बॉडी अलग अलग बनी हुई है, इसीलिए उनके टेंडेंस या लिगामेंट्स तब तक डेवलप नहीं हो पाते हैं, जो कि मैं इस केस में फिट होता हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि अभी मेरा बॉडी मैकेनाइज नहीं है लिफ्टिंग या फिर मैकेनिकल प्रेसेस करने के लिए, बेसिकली जिम या हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो उन्होंने ऐसा समझाया था जो मेरे बॉडी का मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, क्यों मुझे इतने साउंड्स या फिर पिंचिंग पेन हो रहा है, क्योंकि मसल्स और बोन्स ये दोनों डॉक्टर ने मुझे बोला कि स्ट्रॉन्ग इनफ है, लेकिन टेंडेंस और लिगामेंट्स अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। एंड बहुत लोग में थोड़ा टाइम लग जाता है, 17 ईयर्स प्लस या 18 प्लस भी होने के बावजूद पूरे डेवलप नहीं होते, लेकिन हो जाएंगे एक टाइम के बाद। तो इसीलिए मुझे ये सब पेन आ रहा था। ये थॉट इसलिए था कि अगर मैं इतना हैवी उठा पा रहा हूँ, अगर मुझे कोई डिजीज़ होती तो मैं नहीं उठा पाता। मैं इसलिए उठा पा रहा था क्योंकि बोन्स और मसल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टेंडेंस और लिगामेंट्स अभी भी ग्रोइंग स्टेज में है। ये डॉक्टर ने मुझे समझा, और इसलिए डॉक्टर ने बोला कि 1 साल भी लग सकता है मेरे को डेवलप करने के लिए, उसके बाद शायद जिम में वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। 2 साल लगे तो 2 साल बाद फिर स्टार्टिंग से जिम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं रेडी हूँ। मेडिकल प्रॉब्लम्स मैं बचपन से ही फेस करते आ रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने फिर उनसे सोल्यूशन पूछा कि अब इसे ठीक कैसे करना है, क्योंकि ना ही ब्लड इन्फेक्शन है ना ही कोई क्रॉनिकल डिजीज़ है। तो इसे ठीक करने के लिए सर ने बोला रिहैबिलिटेशन के लिए स्विमिंग चूज़ करना एज ए स्पोर्ट। मुझे रनिंग, जिम, कोई भी हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी से मना कर दिया गया, जो कि रूमेटोलॉजिस्ट ने ही मना किया है। उन्होंने बोला सिर्फ स्विमिंग करने, एंड स्विमिंग से बहुत बेनिफिट्स बताए उन्होंने मुझे, आप गूगल भी कर सकते हैं। उन्होंने बोला सीधा सीधा कि स्विमिंग को अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह मानो अगले 1-2 साल के लिए। एंड ये चीज़ जो मुझे है, जो कि लेफ्ट साइड में पहले स्टार्ट हुई हर एक जॉइंट में, एंड डॉक्टर ने बोला ये राइट साइड में भी आ जाता है, ह्यूमन बॉडी ऐसा ही कुछ काम करता है। तो ये चीज़ समझा मुझे रूमेटोलॉजिस्ट ने, एंड अच्छा हुआ मैंने सही टाइम पे नहीं, आई थिंक थोड़ा पहले ही ये चीज़ कर लेना था, जिम स्टार्ट करने से पहले। एटलीस्ट अभी मैंने शो कर दिया, एंड जो होना था वो हो गया। अभी बोला है जिम नहीं करने 1-2 साल तक, एंड अभी स्विमिंग ही करना पड़ेगा मुझे हफ्ते में 3 से 4 बार। एंड एक और चीज़ है, मुझे विटामिन डी के मेडिकेशन लेने को बोला गया है, क्योंकि विटामिन डी कम है बॉडी में। एंड जैसे रूमेटोलॉजिस्ट ने समझा कि विटामिन डी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड वो सिंगल डिजिट में मेरे को रेंज 20 से 25 के बीच में रहना चाहिए, मेरे को सिंगल डिजिट में था। विटामिन डी के मेडिकेशंस भी लेना है मुझे साथ में। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये चैनल ही मैंने फिटनेस, मेरे ट्रांसफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए बनाया था। तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करने के लिए कि मैं जिम नहीं जा सकता, वो भी 1-2 साल के लिए। बट कोई बात नहीं, जैसे कि डॉक्टर्स ने बोला है कि अगर मैं अभी ऐसी कंडीशन में 180 kg डेडलिफ्ट कर सकता हूँ, तो जब ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा 1-2 साल बाद, तब डॉक्टर्स ने बोला कि 180 तो एट ईज कर लूंगा। तो दैट्स अ पॉजिटिव नोट। तो ये चैनल के लिए ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। बाकी पिछले 3 महीने में मैंने तो जिम के वीडियोस उतने बनाए नहीं, तो वो प्रोग्रेस देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा @deep.epicblue। अगले 4 दिन के व्लॉग जो मैं रिकॉर्ड करूंगा वो ट्रैवल व्लॉग टाइप के होंगे, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वो आप अगले व्लॉग्स में देख लेना। तो दिस वाज इट फॉर द व्लॉग। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल के व्लॉग में।